तो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया, स्केलर भी हो गया। इसके बाद ऐसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर चेक कर सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर चेक कर सकते हैं कि ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के ऊपर वाले जीरो, और अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे वाले जीरो। तो अगर दो अपर ट्रायंगुलर को ऐड करते हैं तो फिर से अपर ट्रायंगुलर आता है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी अपर ट्रायंगुलर, सेम लोअर ट्रायंगुलर के लिए। मतलब लोअर ट्रायंगुलर भी अपर ट्रायंगुलर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। एक होता है सुपर अपर ट्रायंगुलर, मतलब डायगोनल के एलिमेंट जीरो, जब सुपर लोअर करते हैं तो अपर मतलब डायगोनल के ऊपर वाला और डायगोनल के दोनों एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। ऐसे सेम किसके लिए करते हैं, सुपर अपर ट्रायंगुलर, सुपर लोअर ट्रायंगुलर, ये हो गया। उसके बाद फिर बैकवर्ड डायगोनल और बैकवर्ड स्केलर। बैकवर्ड डायगोनल मतलब ऐसे, इसमें सारे एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और बैकवर्ड स्केलर मतलब सारे एलिमेंट सेम होंगे। तो इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो मतलब ये जो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 मैट्रिक्स है ये सारे सब स्पेस होते हैं किसके, इन जनरल मैट्रिक्स के। इसके बाद आता है सिमेट बैकवर्ड स्केलर, और ये बैकवर्ड डायगोनल, मतलब ये बैकवर्ड डायगोनल पे एंट्री रहेंगे, ए बी सी डी ऐसे, और इसमें सेम सेम। जैसे स्केलर मेन डायगोनल पे होता है ना, ये मेन डायगोनल पे नहीं रहेगा, बैकवर्ड डायगोनल पे रहेगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 0 1 1 0, और इसको ऐड कर रहा हूँ सपोज 0 1, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये फिर से 0 2 2 0। तो अगर स्केलर है तो स्केलर आएगा, डायगोनल है तो डायगोनल। बाकी अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे फिर भी यही आता है। तो ये 8 अपने पास कैसे आ गए, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, डायगोनल, स्केलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, सुपर लोअर, सुपर अपर, बैकवर्ड डायगोनल, बैकवर्ड स्केलर। इसके बाद दो मैट्रिक्स इसी में और आता है, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो इक्वालिटी में ओपन होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए, और बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, सपोज ए बी अगर दोनों सिमेट्रिक है तो ये बी, तो मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी क्या आ गया, ए प्लस बी। तो मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ऐसे स्केलर के रिस्पेक्ट में चेक कर सकते हैं हम लोग, अल्फा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा ए ट्रांसपोज, बट ए ट्रांसपोज अगर ए सिमेट्रिक है तो क्या आ जाएगा, ए, तो अल्फा ए का ट्रांसपोज भी क्या आ रहा है, अल्फा है। मतलब ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, वेक्टर स्पेस। सिमेट्रिक में भी चेक कर सकते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है, बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के प्लेस पे माइनस ए ट्रांसपोज, बी के प्लेस पे माइनस बी ट्रांसपोज, माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी, तो ये ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स ए प्लस बी। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक में भी है, स्केलर भी हो जाएगा। मतलब ये 10 ऐसे मैट्रिक्स हैं जो वेक्टर सब स्पेस होते हैं, ये इस मैट्रिक्स के। यहां तक क्लियर है सबको। तो इसके बाद के जितने मैट्रिक्स है ना वो सब स्पेस फॉर्म नहीं करते। ये स्टार्टिंग के 10 मैट्रिक्स जो सिंपल सिंपल है ना, ये क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन अब के जो एग्जांपल है ना आगे के 10, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे मतलब 30 to 40% इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, सब स्पेस में नहीं, लेकिन आगे चल के जब हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, डायगोनलाइजेबल पढ़ेंगे, तो वहां पे इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैट्रिक्स दिया होगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहती है, ये डायगोनल है, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वेक्टर क्या होगा, ट्रायंगुलेबल है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो बट अपने को सिर्फ उसका डेफिनेशन और उसके सारे प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ेंगे ना तो उसके जितने भी प्रॉपर्टी वो सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल के सिर्फ मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है हर्मिशियन। सिमेट्रिक भी है बट सिमेट्रिक के बारे में सबको पता रहता है। तो सबसे पहला हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या डिफाइन करते हैं, ये हम लोग सी ओवर सी इसके ले लिए हैं ताकि हर्मिशियन का कुछ मीनिंग हो। अगर रियल मैट्रिक्स लेते हैं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाता है,
और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू हार्मिशियन के, इसके लिए हम लोग सी ओवर सी लिए। तो हार्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए ट्रांजुगेट ए के इक्वल आना चाहिए, और इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज लगा के फिर उसका कॉन्जुगेट लगाना है। तो अगर ये रियल मैट्रिक्स है तब तो इसका कुछ मीनिंग नहीं रहता, तो वो सिमेट्रिक के इक्वल हो जाता है। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक हार्मिशियन मैट्रिक्स। ऐसे सेकेंड हम लोग स्क्यू हार्मिशियन ले लेते हैं। स्क्यू हार्मिशियन क्या होगा कि ए कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस है, ये इसका डेफिनेशन। तो एडिशन में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन के रिस्पेक्ट में मतलब अगर मैं दो मैट्रिक्स है, अगर दो मैट्रिक्स हार्मिशियन है तो उनका सम भी हार्मिशियन होता है, अगर दो स्क्यू हार्मिशियन है तो उनका सम भी स्क्यू हार्मिशियन होता है। प्रॉब्लम होता है स्केलर में। जैसे अगर ए सपोज हार्मिशियन है तो इसका मतलब ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए। अब एक स्केलर उठाता हूं मैं आई, ये कहां से उठा रहा हूं हम लोग, आई से। तो अब आई का मैं क्या ले लूंगा, ट्रांजुगेट। तो अगर ये हार्मिशियन है और किसी आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या होना चाहिए, हार्मिशियन होना चाहिए, तभी तो विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर में ये क्लोज होगा। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये ए ट्रांजुगेट आ जाएगा, ए ट्रांजुगेट। बट ए ट्रांजुगेट किसके इक्वल है, ए के इक्वल। अब ए ट्रांजुगेट का मतलब क्या होता है, एक आई का ट्रांसपोज। बट किसी सिंगल एलिमेंट का ट्रांसपोज नहीं निकालते, बट उसका कॉन्जुगेट तो निकलेगा ना। इसको ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ए कंजुगेट ट्रांसपोज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आई। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, माइनस आई ए के इक्वल आ गया। यानी अगर हमारे पास ए हार्मिशियन मैट्रिक्स है और उसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है, स्क्यू हार्मिशियन। तो देयरफॉर हार्मिशियन मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है जब हम सी ओवर सी ले रहे हैं। अगर आर ओवर आर लेंगे तब तो हार्मिशियन क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये क्लियर है सबको। ऐसे ही जब स्क्यू हार्मिशियन को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हार्मिशियन हो जाएगा। तो इसीलिए हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स वेक्टर सबस्पेस फॉर्म नहीं करता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि स्केलर के रिस्पेक्ट में वो क्लोज नहीं है। जब उसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन बन जाता है और स्क्यू हार्मिशियन हार्मिशियन बन जाता है। ये क्लियर है सबको। ये पहले दो मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस फॉर्म, वेक्टर सबस्पेस फॉर्म क्यों नहीं करते। इसके बाद दो मैट्रिक्स आते हैं, एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और एक होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन सबको पता होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सपोज ए ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑर्थोगोनल है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसका सम लेते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, अरे ए प्लस बी को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए इंटू बी ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ए ट्रांसपोज प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। ये तो एज इट इज वैसे ही रहेगा, ये भी एज इट इज वैसे ही, और ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। बट आना क्या चाहिए था, ये ऑर्थोगोनल तब होता जब इनके सम को इसके सम के ट्रांसपोज से करूं तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए था, यानी कि इसको क्या होना चाहिए था, जीरो। तो सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ आई प्लस ए इंटू बी ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। अगर ये जीरो मैट्रिक्स आ गया तभी ये क्या होगा, आइडेंटिटी आएगा, यानी कि इनका सम भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अदरवाइज ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो ये ऑर्थोगोनल हो गया। सेम किसके लिए कर सकते हैं हम लोग, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांजुगेट, यहाँ पे ट्रांसपोज लेते हैं,
कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे ट्रांजुगेट। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। दोनों साइड से होता है ए ट्रांसपोज ए। तो अगर ये ट्रांसपोज है तो ऑर्थोगोनल, और ट्रांजुगेट है तो इसको यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्लियर है सबको। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी वेक्टर स्पेस फॉर्म, वेक्टर सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। हेलो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर है, और ये क्यों फॉर्म नहीं होता, ये ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स। हेलो, हेलो। और सेम नॉर्मल मैट्रिक्स का भी डेफिनेशन सिर्फ यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांजुगेट और ए ट्रांजुगेट इंटू ए, मतलब वहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होता। बट इसमें भी इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी नॉर्मल मैट्रिक्स भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। अब थ्री इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आते हैं अपने पास। एक आता है आइडम पोटेंट, एक होता है इनवॉलेंट्री, और एक आता है नील पोटेंट। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर करने पे ए आना चाहिए। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए। नील पोटेंट मतलब ए रेस टू के इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और सम की। अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स का है तो ए रेस टू के करने पे जीरो आना चाहिए फॉर सम के। अगर ये आ गया तो हम बोलते हैं कि ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स के है। आइडम पोटेंट चेक करना है तो सपोज ए और बी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है, तो बी स्क्वायर बी हो जाएगा। तो इनका सम क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा बी ए, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के प्लस पे ए बी ए और बी। ये ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है, नहीं, ए प्लस बी के इक्वल कब आएगा, जब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तब हम लोग कहेंगे आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब इन जनरल ये इनका सम आइडम पोटेंट नहीं, तो देयरफॉर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ऐसे इनवॉलेंट्री भी चेक कर सकते हैं। नील पोटेंट भी जरूरी नहीं है, अगर ए का पावर करने पे, के पावर करने पे जीरो आ रहा है, बी का के पावर करने पे जीरो आ रहा है, तो उनका सम करके जीरो आएगा, ऐसा जो है ऐसा बहुत सारे दिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों मैट्रिक्स को भी चेक कर सकते हो, ये नील पोटेंट, अरे सॉरी, ये वेक्टर सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा। ये क्लियर है मैट्रिक्स के बारे में सब। और इतने ही स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हैं, इसी के बेस पे एग्जाम्पल्स भी आते हैं। मतलब किसी भी एग्जाम में यही स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसी का आईगन वैल्यू पूछेंगे, इसी का आईगन वेक्टर पूछेंगे, इसी के बारे में कुछ रिलेशन होगा, जो भी स्टैंडर्ड रिलेशन है वही सब आता है। और इसी का डायगोनलाइजेशन के बारे में, डायगोनलाइजेबल है, ट्राइंगुलेबल है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से जो स्टार्टिंग के 10 थे वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, और आखिरी के जो 8 थे वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते। अब दो और आता है, एक तो सिंगुलर मैट्रिक्स और एक तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। सपोज ए का डिटर्मिनेंट जीरो, बी का डिटर्मिनेंट जीरो। एक एग्जांपल ले लेता हूँ 1 0 0, डिटर्मिनेंट जीरो। बी एग्जांपल ले रहा हूँ 0 1 0 0, इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो। इनका सम ले लेता हूँ, ये सपोज ए, ये बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा अपने पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आ रहा है। मतलब दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो तो ये इंप्लाई नहीं करता कि उनका सम भी जीरो होगा। नॉन सिंगुलर के लिए क्या ले सकते हैं, एक आइडेंटिटी ले लो और एक ये ले लो, इसका डिटर्मिनेंट 1, इसका डिटर्मिनेंट -1, दोनों नॉन सिंगुलर है। ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स का क्या हो गया, ये जीरो आ गया। मतलब ये सिंगुलर है जबकि ये नॉन सिंगुलर था। तो मतलब अगर मैं
कलेक्शन ले रहा हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स का तो ये भी वेक्टर सबस्पेस नहीं है, नॉन सिंगुलर का ले रहा हूँ तो भी ये वेक्टर सबस्पेस नहीं है। तो ये मैट्रिक्स के सारे क्लियर है सबको। पहला हम लोग R/n के अंदर देखे थे कि कैसे चेक करते हैं कि कौन सा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा और कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं, और ये किसके लिए था, मैट्रिक्स के लिए। अभी चेक करते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। मैट्रिक्स वाला क्लियर है सबको, किसी मैट्रिक्स में किसी को कुछ डाउट है? अब सपोज ले लेते हैं पॉलिनोमियल में डिग्री एटमोस्ट n, मतलब जो डिग्री रहेगी वो एटमोस्ट n। अब इसमें भी याद रखना है कि सपोज यहां पे एक, अगर यहां पे सपोज कांस्टेंट k आ जाए, ये एक इक्वेशन हो या फिर बहुत सारे इक्वेशन दे दे, एक दो तीन ऐसे दे सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट जीरो है तब तो ये वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करता है, अगर जीरो नहीं होगा तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। तो पहला रूल तो ये याद रखना है, क्यों नहीं करता है। तो सपोज इसके अंदर मैं दो पॉलिनोमियल बिलोंग कर रहा हूँ। सपोज एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है। इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, टू। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि ये क्या था कि कोई भी फंक्शन ले लूं उसका आंसर क्या आना चाहिए वन, इसमें वन, लेकिन उसका एडिशन क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो जब भी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट हो जाए ना उसमें अलग से, तो सीधे बोल देंगे कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। तो ये पहला है कि जब भी कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो आ जाए, जीरो होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नॉन जीरो है तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। जैसे मैं दे दूं एक वेक्टर स्पेस एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन बिलोंग करेगा, जी ऑफ टू इज इक्वल टू वन बिलोंग करेगा, बट एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ टू ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ टू प्लस जी ऑफ टू, ये कितना आ रहा है टू। तो एफ ऑफ प्लस जी बिलोंग कर रहा है इसको, नहीं, मतलब टू पॉइंट पे ये एफ पे भी टू आ रहा था, जी पे भी टू आ रहा था, लेकिन एफ प्लस जी पे कितना आ रहा है, टू। तो ये इज नॉट इज इक्वल टू वन, तो देयरफॉर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। सपोज कुछ ऐसा दे दे एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ये वेक्टर स्पेस होगा फॉर्म। हेलो, क्योंकि जीरो आ गया ना, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं इसमें, तो ये, अरे कोई मतलब एक्स्ट्रा कांस्टेंट अलग से तो है नहीं, जीरो आ रहा है, तो ये भी क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अगर यहाँ पे वन दे दूं तो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, या फिर ऐसे दे दूं तब भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे दे दूं तब वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो नॉन मतलब जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो अगर नॉन जीरो अलग से आ रहा है तो वो कभी भी वेक्टर सब स्पेस फॉर्म नहीं करता। अब अगर इसके कोएफिशिएंट पे कंडीशन दे दे, जैसे कह रहा है कि उसमें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट टू होना चाहिए, तो मतलब एक पॉलिनोमियल जिसका कोएफिशिएंट टू है, सपोज एक और पॉलिनोमियल ले रहा हूँ जिसका कोएफिशिएंट टू है, तो इसको ऐड करूंगा तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, फोर। मतलब ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है। लेकिन अगर वो जीरो दे दे कि किसी एक कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट जीरो है, तो सेकेंड वाले का भी क्या होगा, जीरो, तो ऐड करेंगे तो भी कितना होगा, जीरो। तो अगर नॉन जीरो कंडीशन दे रहा है तो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं होगा, जबकि जीरो कंडीशन दे रहा है तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म होगा। तो एक तो इसके कोएफिशिएंट पे देते हैं, या तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, या फिर एक डिग्री पे देते हैं, डिग्री एक बार लेस देन, डिग्री ग्रेटर देन, और एक बार डिग्री इक्वल। तो इक्वल के लिए भी नहीं होता है, ग्रेटर देन के लिए भी नहीं होता, वही सेम एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम डिग्री है, बट इनको ऐड करेंगे तो सेम डिग्री नहीं होता, और इनका डिग्री ग्रेटर देन भी नहीं हो रहा है। तो ये लेस देन के लिए होता है, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए नहीं होता। तो ये सब पॉलिनोमियल के अंदर है कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कब फॉर्म करता है और कब वेक्टर सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। तो मतलब एक क्या अपना क्लियर हो गया, एक तो मैट्रिक्स का,
R/n n टपल्स, और तीसरा पॉलिनोमियल के अंदर। अभी इन जनरल फंक्शन पे देखते हैं। अपने को पता है कि अगर मैं R एक फंक्शन ले रहा हूं तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, क्योंकि f प्लस जी को भी हम लोग ब्रेक कर पाते हैं, f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स। अगर मैं किसी अल्फा से कर रहा हूं तब भी हम लोग इसको लिख पाते हैं। तो अपने को चेक करना है कि कौन से फंक्शन वेक्टर सब स्पेस होंगे या नहीं। तो इसमें स्टैंडर्ड यही सब आते हैं, जैसे इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, या इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल फंक्शन। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, इंटीग्रेबल। तो इवन फंक्शन सब स्पेस फॉर्म करेगा, और मेरा वेक्टर स्पेस जो है वो f सच दैट f इज अ R इन जनरल फंक्शन है। तो इवन फंक्शन वेक्टर स्पेस फॉर्म, वेक्टर सब स्पेस होगा अभी का। क्यों नहीं होगा? इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। और सपोज और एक इवन फंक्शन ले रहा हूँ, g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इनका सम लेंगे, f प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स क्या है? f ऑफ एक्स। जी ऑफ माइनस एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स। तो ये अपने पास क्या आ गया? f प्लस जी ऑफ एक्स। तो ये इवन फंक्शन वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करता है। ऐसे ऑड के लिए भी चेक करता है, स्केलर के लिए भी हो जाएगा। स्केलर के लिए भी ये इवन फंक्शन है। ऑड ये भी चेक कर सकते हैं। ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। कॉन्टिन्यूअस तो सबको पता है, कॉन्टिन्यूअस में सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर भी कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल में भी अपने को पता है कि प्रोडक्ट, सम, स्केलर सब डिफरेंशिएबल होते हैं। इंटीग्रेबल में भी पता है, स्केलर से करो या फिर सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो ये सारे क्या फॉर्म करते हैं? वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करते हैं। ये क्लियर है सबको? हेलो? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ये सारे क्या होते हैं? वेक्टर सब स्पेस होते हैं। इसके बाद सीक्वेंस में देखते हैं हम लोग। सीक्वेंस में सपोज एक सब स्पेस ले लिया है, और ये जो एग्जांपल है ना फंक्शन वगैरह, ये सब इनफाइनाइट डायमेंशन के, आगे हम लोग डायमेंशन वगैरह देखेंगे। तो जैसे मैट्रिक्स वगैरह ये सब फाइनाइट डायमेंशन का होता है, पॉलिनोमियल भी n डिग्री का। अगर इन जनरल पॉलिनोमियल ले या फंक्शन ले या सीक्वेंस है, ये सब इनफाइनाइट डायमेंशन के एग्जांपल है। या फिर r ओवर क्यू, सी ओवर क्यू, तो ये सब एग्जांपल है जो कि इनफाइनाइट डायमेंशन के, इसका डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम लोग जब बेसिस वगैरह पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो मैं सपोज एक an ले रहा हूं, वेयर an इज अ सीक्वेंस, मतलब कोई भी सीक्वेंस है। तो अपने को क्या करना, और अपने को सीक्वेंस में भी पता है कि अगर an सीक्वेंस है, bn सीक्वेंस है, तो उनका समीशन भी सीक्वेंस होता है, स्केलर से मल्टीप्लाई करो तब होता है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये सब स्पेस फॉर्म करेगा। अगर मैं इसका एक सबसेट ले लूं जिसमें सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस ये सब स्पेस फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है सीरीज हो चाहे सीक्वेंस हो, अगर an का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, a bn का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है b, तो an प्लस bn का भी लिमिट एग्जिस्ट करता है, और ये ओपन होता है, लिमिट ऑफ an, लिमिट ऑफ bn, और ये आ जाएगा a प्लस b। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट ऑफ अल्फा इंटू an इज इक्वल टू अल्फा इंटू लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू अल्फा इंटू a। कोई दिक्कत है इसमें? तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस सब स्पेस फॉर्म करता है। बाउंडेड,
बाउंडेड फॉर्म करेगा। अगर मैं बाउंडेड सीक्वेंस का कलेक्शन ले रहा हूं, ये सब स्पेस फॉर्म करेगा। हेलो। बाउंडेड सीक्वेंस होगा या नहीं? हेलो। सबको आवाज आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बाउंडेड सीक्वेंस का अगर कलेक्शन लेंगे या फिर सबसेट ले लेंगे, इसमें से सीक्वेंस में से सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंस उठा रहा हूँ मैं, तो क्या ये वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं? तो बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होगा, अगर ए एन बाउंडेड है, बी एन बाउंडेड है, तो उनका सम भी बाउंडेड होगा। हाँ। अरे ए एन बाउंडेड है, बी एन बाउंडेड है, कुछ तो एम और एम एग्जिस्ट करेगा ना, एम दोनों का मैक्सिमम ले लो, तो समेशन भी है। स्केलर में तो कुछ करना ही नहीं है, जो एम है उसको उसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्केलर तो कुछ फाइनाइट ही होगा ना। तो जो भी बाउंड है उसको उसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर से वो क्या आएगा, एक नंबर आएगा, मतलब उसका ही बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाउंडेड सीक्वेंस भी होता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस ये फॉर्म करता है। मतलब सीक्वेंस वगैरह पढ़ चुके हैं ना हम लोग, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये सब स्पेस फॉर्म करेगा। क्यों? हाँ, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग का ले रहे हैं तो एन एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो ये नहीं होगा। माइनस एन ले लूं, ये डिक्रीजिंग है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एन आ जाएगा इंक्रीजिंग। ये नहीं होगा। अच्छा, मैं सिर्फ मोनोटोन लूं तो? तब तो करेगा ना, क्योंकि एडिशन करने पे भी इसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोन लूं तो? तब मोनोटोन में सब आ जाता है, मतलब स्ट्रिक्टली नहीं। तो अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा तो मतलब या तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए, तब फॉर्म करेगा। यही सेम एग्जांपल ले लो। एन मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, माइनस एन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मोनोटोन तो है, बट ना तो मोनोटोन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही मोनोटोन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये सिर्फ मोनोटोन है, स्ट्रिक्टली या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। तो ये नहीं होता। तो याद रखना है, मोनोटोन सीक्वेंस का कलेक्शन लेंगे तो वो वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करेगा। बाकी इंक्रीजिंग का सिर्फ लेंगे वो भी फॉर्म नहीं करता, सिर्फ डिक्रीजिंग का लेंगे तो भी फॉर्म नहीं करेगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोन लेते हैं तब भी फॉर्म नहीं करता। तो ये सीक्वेंस का सबको क्लियर है? हेलो। अच्छा, इसी में अगर मैं सीरीज का ले लूं तो? ये सीक्वेंस का सीरीज बनाऊं तो वो फॉर्म करेगा। हेलो। अगर सीक्वेंस सीरीज का सीक्वेंस दे रहा हूं तो उसमें फॉर्म करता है। सीरीज में भी सेम है ना, अगर एक कन्वर्जेंट है दूसरा कन्वर्जेंट है तो उनका समीशन भी कन्वर्जेंट करता है, सब कुछ होता है उसमें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट सब होते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिससे हम लोग चेक करते हैं वेक्टर सब स्पेस और वेक्टर स्पेस। आज क्वेश्चन वगैरह नहीं करेंगे, जब थोड़ा और हो जाएगा ना तो फिर क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, जब लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंट डायमेंशन वगैरह हो जाएगा तो क्वेश्चंस करेंगे। तो अपने को अब थोड़ा नॉलेज हो गया वेक्टर स्पेस के बारे में।
क्योंकि जो हमको मेन टॉपिक पढ़ना है ना, वो एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा मैट्रिसेस, यही दो पढ़ना है। अब इसी में सब आ जाता है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सब इसी में हो जाएगा। तो मेन जो अपना टॉपिक है ना, देखा जाए तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बट उसके लिए अपने को वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस पता होना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा पूरा इन जनरल आइडिया दे देता हूँ कि हम लोग क्या क्यों कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सब होता क्या है। एक्चुअल में हम लोग जो अभी आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, ये सब, तो ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं, मेन जो एम है ना, एक्चुअल में वो पार्टीशन करना होता है। कोई भी स्टडी करो, मैथ्स में जो भी हम लोग स्टडी करते हैं ना, उसका एंड जो होता है ना, वो आगे चल के पार्टीशन में ही होता है, वो किसी फॉर्म में भी हो, जरूरी नहीं वहां पे पार्टीशन ही लिखा हो। बट मेन जो एम होता है ना, वो यही करना होता है कि आगे चल के ना हम लोग क्वोशंट स्पेस डिफाइन करके हर चीज में मेन जाके हम लोग आगे पार्टीशन ही करते हैं। किसी भी देख लो, आगे चल के उसका अप्लाइड वगैरह को छोड़ के बाकी जितने प्योर है ना, आगे चल के मेन अपना फोकस ही यही होता है कि पार्टीशन करना। तो अगर मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहां से वेक्टर स्पेस लेते हैं और वेक्टर स्पेस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। आगे चल के हम लोग वी का डायरेक्ट सम पढ़ते हैं, तो वो क्या, वो भी एक आइडिया है कि डायरेक्ट हम लोग उसका पार्टीशन कर रहे हैं, मतलब उसको अलग अलग सब स्पेस में हम लोग में पार्टीशन कर रहे हैं, ताकि उसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना आए। सपोज वी से लेके वी तक ये एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फिर से डायरेक्ट सम में लिखते हैं, ताकि ये W1 को एक इनवेरिएंट सब स्पेस करके पढ़ते हैं कि एक, अगर ये W1 इनवेरिएंट सब स्पेस है, ऐसे ये जितने भी इनवेरिएंट सब स्पेस है, मतलब इनवेरिएंट मतलब W के एलिमेंट को W पे लेके जाता है। तो ये W से लेकर W तक, मतलब W1 से लेकर W1 तक, W2 से लेकर W2 तक, ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढते हैं, और उसके बाद T को हम लोग उसके डायरेक्ट सम में लिखते हैं। फिर इसको हम लोग ना, ये बट ये इन जनरल यहाँ पे हम लोग प्रूव नहीं कर पाते, मतलब ये ऐसे इजी नहीं होता फाइंड आउट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के हेल्प से आइगन स्पेस बनाते हैं, और उसके बाद ये इजीली हो जाता है। या फिर सबसे अच्छा हो जाता है जब हम लोग जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग सिमिलर मैटर, एक टर्म होता है सिमिलर मैट्रिसेस, आगे चल के हम लोग बेसिस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो एक अगर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं वी से लेके वी तक, तो अपने को एक टर्म पढ़ना है आगे, बेसिस। तो बेसिस में भी क्या करते हैं हम लोग, दो टर्म पढ़ते हैं, एक होता है जनरेटर और एक होता है इंडिपेंडेंट। यहां पे भी हम लोग वही चीज कर रहे हैं, इस v को जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरे तरीके से v के एक्टर को, मतलब v के एलिमेंट उठाऊंगा मैं, ताकि v को पूरा कवर कर सकूं। तो जनरेटर उसको पूरा कवर करने का काम करता है, बट अपने को मेन एम ये है ताकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम लोग वो वेक्टर उठाते हैं जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और पूरी तरीके से इसको जनरेट करता हो। तो इस बार ये हम लोग जनरेटर फाइंड करेंगे बेसिस, सपोज इसका एक बेसिस आ गया, बेसिस के रिस्पेक्ट में हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होंगे, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मैट्राइसेस मिलते हैं, और वो जितने भी मैट्राइसेस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर मैट्राइसेस होते हैं। बट यहां से हम लोग सिमिलर मैट्राइस भी फाइंड आउट नहीं कर पाते। ये भी सब किसके हेल्प से होता है, जब हम लोग जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म या आइगन वैल्यू वहां से हो जाता है। बट यहां से सिर्फ एक आइडिया लगता है कि लीनियर सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के रिस्पेक्ट में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, अरे मैट्रिक्स बनता है, क्योंकि अपने को पता है हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर ये r/n से लेके r/m तक जा रहा है, तो एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो जितने भी मैट्रिक्स आते हैं वो सारे आपस में सिमिलर होते हैं। तो उसका डेफिनेशन हो जाता है सिमिलर मैट्रिक्स का, एक हम लोग मैट्रिक्स ढूंढते हैं P, जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स आता है,
वो सब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, फिर उसके हेल्प से हम लोग सिमिलर मैट्रिक्स बनाते हैं। एक तो यहाँ डिस्कस करते हैं, एक आगे डिस्कस करेंगे हम लोग सिमिलर मैट्रिक्स, जो डेफिनेशन देखते हैं ना, मेन अपना एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है, और वो भी कैसा होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो सिमिलर मैट्रिक्स ढूंढते हैं, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ क्या क्या बनते हैं। एक तो हम लोग डायगोनलाइजेबल पे क्वेश्चन बनता है। अब डायगोनलाइजेबल मतलब क्या, कोई एक ऐसा बेसिस मिल जाए जिस बेसिस के रिस्पेक्ट में ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही वही हो जाता है कि देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स पी सच दैट, कि वो जो मैट्रिक्स है वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो। तो हम लोग एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अलग अलग मैट्रिक्स मिलेंगे, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल है, मतलब वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होना चाहिए। तो ये सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। तो एक तो हम लोग ये करते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स ढूंढते हैं। बाद में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसके बेसिस पे करते हैं। तो पहले ये डिपेंडेंट वगैरह बताने से पहले मैं ये इसका मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग, मतलब होता क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट वगैरह क्यों करते हैं हम लोग। किसी भी चीज में देखो, मेन जो अपना है ना वो पार्टीशन ही करते हैं। सेट में भी आगे चल के हम लोग किसी सेट का पार्टीशन करते हैं, ग्रुप थ्योरी डिस्कस करते हैं, वहां पे भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं, वहां पे भी हम लोग पार्टीशन करते हैं, ताकि हमको वो जो क्लासेस में इसकी खासियत ये होती है कि उस क्लासेस में जो बिहेवियर होता है ना सबका सेम होता है, कि इस क्लास के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके बिहेवियर सेम होगा। और इसका जो रियल लाइफ में जो यूज होता है, जैसे हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट वगैरह पढ़ते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे कोई कंपनी अच्छी खासी, ठीक है, और इस कंपनी में सपोज कोई एक वर्क है जो मुझे ऐसा करना है कि 100% वर्क कंप्लीट करना है, और सपोज दो पर्सन ऐसे हैं जिनके पास 50% नॉलेज है, इसके पास 50% नॉलेज है, और यहाँ पे एक पर्सन है जिसके पास 99% नॉलेज है, एक पर्सन है जिसके पास 80% नॉलेज है, एक पर्सन है जिसके पास 96% नॉलेज है। ऐसे बहुत सारे पर्सन है, किसी के पास 100 नहीं है, ये सारे पर्सन है, किसी के पास 88 ऐसे हैं। तो अब कंपनी क्या सोचेगा, वो ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करे जिनका काम पूरा मतलब इसका पूरा 100% काम होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ ये 99% है, ये 80% है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो 80% जो पूरा नॉलेज है ना, ये 99% में से ही है, मतलब ये दोनों में कॉमन एलिमेंट बहुत आ रहा है। तो कंपनी को कुछ बेनिफिट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 99% वाला अपने डिमांड से पैसा मांगेगा, ये भी अपने डिमांड से पैसा, लेकिन इनका काम नहीं पूरा होगा। ये तीन लोग को ले ले तब भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये इसी में से एलिमेंट आ रहा है। तो कंपनी का जो मेन एम होता है ना, उसका मेन एम ये होता है कि उसका पूरा काम पूरा होना चाहिए, तो वही इस पर्सन को सेलेक्ट करेगा कि जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। और ये जो है ना, ये जो 50% नॉलेज जो इसको पता है वो इसको नहीं पता, और जो इसको पता ही है, मतलब ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। और अगर ये दोनों मिलके काम करें ना तो इसका काम भी पूरा हो जाएगा, और ये दोनों अपने आप में एक्सपर्ट है, मतलब 50% नॉलेज इसको पता है, तो ये इन लोग को सेलेक्ट नहीं करेगा। तो कंपनी जो रहती है ना, वो हमेशा यही सोचती है कि ऐसे उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट पर्सन मिले जो मेरे पूरे काम को करें, और आपस में कुछ जितना हो सकता है कॉमन एलिमेंट कम हो। तो पार्टीशन कर रहे हैं कि 50% अलग है, 50% अलग है। तो हमेशा जरूरी नहीं कि हर जगह पार्टीशन हो जाए, जितना हो सकता है कॉमन एलिमेंट को कम करने की कोशिश करते हैं। पार्टीशन में भी वही होता है, किसी चीज को पार्टीशन करने के लिए हम लोग कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए और पूरा कवर करना चाहिए, मतलब पूरा यूनियन, जितने भी मेरे पास सेट है